हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम अपना तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ाया था अपवाह तंत्र, उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करवा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आइए आज इस बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक समझते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हमने हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करी थी, आज हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। यानी जनरली इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो यहाँ पे सिंपल हम जो हमारे दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। बेसिकली जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसकी ये विशेषता है कि ये थोड़ा सा प्राचीन है, पुराना है हिमालय अपवाह तंत्र से। अब ये तथ्य नदियों की पूर्ण अवस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उतला होने से प्रमाणित होता है। अब ये हमें पता कैसे लगा कि हिमालय अपवाह तंत्र नया है, यानी कम पुराना है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र ज़्यादा पुराना है? इसका पता हमें जो है किस बात से पता लगा? एक तो नदियों की पूर्ण अवस्था, भाई नदियों की पूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, दूसरा नदी घाटियों के चौड़ा और उतला होने से। भाई नदी घाटियाँ जो है ना, प्रायद्वीपीय नदियों की जो नदी घाटियाँ हैं वो थोड़ी चौड़ी हैं, ठीक है, उथली हैं, गहरी हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ गहरी चौड़ी क्यों होगी? जब बहुत पहले समय से उसमें जो है पानी का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है भाई, जितना फ्लो होता है आपने देखा होगा, जब हम पानी से कोई चीज़ करते हैं तो जितना पानी जाता रहता है वो उतना ही उसके अंदर छेद करता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक पत्थर है, उस पर अगर बूंद बूंद टपकेगा रोज़ाना तो एक दिन क्या होगा, उस पत्थर में छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं वहाँ पे क्या है कि जो घाटियाँ हैं ना वो चौड़ी हैं, गहरी हैं, जिससे ये पता लगता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, जबकि जो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो थोड़ी सी, उनकी नदी घाटियाँ थोड़ी कम चौड़ी हैं। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये एक और फैक्ट हमारे पास है। ठीक है भाई, जो नदियाँ हैं ना, प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, वो सारी नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना जल विसर्जित करती हैं। क्लियर है। लेकिन दो नदी ऐसी हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित नहीं करती, मुख्य रूप से वो है नर्मदा और तापी। ठीक है, क्लियर है बात। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। ठीक है, ये आप जानते हो, मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, ये उनकी सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो है गंगा में मिल जाती हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र में महानदी। अब कौन कौन सी मुख्य नदी हैं दक्षिण भारत की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये मुख्य नदी हैं। क्लियर। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, यानी ये एकदम डायरेक्टली चलती हैं, कोई भी एक तरीके टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं तय करती, बिल्कुल इनका एक क्लीन रास्ता है, सीधा रास्ता है। ठीक है, और एक विशेषता ये भी है कि ये बारहमासी नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर करा था कि बारहमासी कौन सी नदियाँ होती हैं, अल्पकालिक कौन सी नदियाँ होती हैं, दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है बारहमासी नहीं होती, यानी कि इनमें ऐसा नहीं है कि पूरे साल इनके अंदर पानी रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये सूखी भी हो सकती है, कभी पानी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक तरीके से ग्लेशियर नहीं होते। ठीक है भाई, हिमालय में तो वहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, मानसून की बारिश हो जाती है तो इसलिए पानी पानी रहता है नदियों में। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वहाँ पे ग्लेशियर नहीं होते। ठीक है, वहाँ पे कोई हिमालय नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो है जो पानी का सोर्स है ओनली रेन है, बारिश है, वर्षा है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी ये सूखी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए अगला अगला टॉपिक हमारे पास, अब हम एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं महानदी के बारे में। देखिए ये जो महानदी है ना, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा के निकट निकलती है। भाई छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है, उसके अंदर एक ज़िला है रायपुर ज़िला। उस रायपुर ज़िले में क्या है, एक सिहावा एक जगह है, वहाँ से जो है महानदी निकलती है। क्लियर है बात।
अब ये जो महानदी होती है ना, ये अपना जल विसर्जित कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इस नदी की लंबाई भी आप याद कर लीजिए, 851 किलोमीटर लंबी होती है। इसका एरिया कितना होता है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब है अगली नदी हमारे पास है गोदावरी। थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रखी है हर नदी के बारे में। गोदावरी के बारे में सब समझते हैं। एक बात ध्यान रखना गोदावरी के बारे में, सबसे बड़ी नदी अगर दक्षिण भारत की है तो वो गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और एक और फैक्ट इसके बारे में है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं। ठीक है, महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है इंडिया का, महाराष्ट्र में एक ज़िला है नासिक ज़िला, उस नासिक ज़िले से निकलती है, अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। मैंने आपको बताया ना, तापी और नर्मदा को छोड़कर सारी नदियाँ जो है अपने पानी कहाँ पे विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसका एरिया देखा जाए तो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होता है। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ भी बताई गई हैं, जैसे पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणिता, मंजरा, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगली नदी के बारे में बात करते हैं। अगली नदी है ये जो नदी हमारे पास है कृष्णा नदी। ठीक है, अब ये जो कृष्णा नदी है, अब ये जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी ये जो है ना, गोदावरी के बाद अगर सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं, जैसे कोयना, ठीक है, तुंगभद्रा, भूमा। ठीक है, ये इसकी कुछ नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है हमारे जो कर्नाटक राज्य है उसमें एक ज़िला है कोगाडू ज़िला। उस कोगाडू ज़िले में पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये नदी निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर ये लंबी है। और इसके एरिया की बात करें तो 51,155 वर्ग किलोमीटर इसका जो एरिया है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये जो है इसके अंदर पूरे साल लगभग पानी रहता है, जबकि मैंने पहले अभी आपको बताया कि ये 12 मासी नहीं होती। लेकिन एक लोती नदी कावेरी नदी ऐसी है कि जिसमें पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मी में आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से एक तो इधर पानी मिल जाता है। दूसरा, जब मानसून उत्तर पूर्वी होता है, यानी जब मानसून जा रहा होता है तो भी थोड़ी बहुत बारिश वो करता है इस एरिया में, जिस वजह से कावेरी नदी को इससे भी पानी मिल जाता है। और यही वजह है, डेट्स वाई, कि जो कावेरी नदी है वो पूरे साल बहती रहती है, उसके अंदर पानी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट फेमस नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है। ठीक है भाई, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है कि ये जो नर्मदा नदी है, ये नदी जलप्रपात भी बनाती है, इसके अलावा माखट भी बनाती है। ठीक है, और ये नदी जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्मदा और तापी दोनों नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक फैक्ट भी है कि सरदार सरोवर परियोजना एक है, वो इसी नदी पर बनाई गई है। तो ये कई बार एमसीक्यूज में जनरल नॉलेज के लिए कई बार आ जाता है, और एक जनरल नॉलेज के लिए हमें पता भी होनी चाहिए ये बात। ठीक है, दूसरी नदी हमारे पास है तापी नदी। ठीक है, अब जो है दूसरी नदी हमारे पास है तापी नदी। ठीक है, अब तापी नदी भी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अरब सागर में। ठीक है, ये क्लियर है आपको। पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? बैतूल ज़िला वहाँ पे है, बैतूल ज़िले के अंदर से ये निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर ये लंबी नदी है। इसके एरिया की बात करें तो 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, अब और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में एक नदी है लूनी। ठीक है, लूनी नाम से एक राजस्थान में नदी है, बहुत ही प्रमुख नदी है वहाँ की है। और ये जो नदी है लूनी नदी, दो धाराओं से, दो सरिताओं से मिलकर बनी है, सरस्वती और सागरमती। ठीक है, सरिता कैसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो नदियाँ बेसिकली नदियाँ होती हैं, और जो सरिताएँ होती हैं वो छोटी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये दो छोटी नदियों से मिलकर बनी है। अब ये जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ी जो हमारी है, ठीक है, वहाँ से निकलती है।
और ये अपना जल विसर्जित कहाँ करती है, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपना जल विसर्जित करते हैं कच्छ के रन में, ठीक है, जो गुजरात में। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं, यानी अभी छोटी छोटी नदियों की बात हो रही है, ठीक है। शैतरूनीजी एक नदी का नाम है, और ये ऐसी नदी है जो अमरावली जो ज़िला है वहाँ से ये निकलती है। इसी तरह भद्रा नदी है, ये राजकोट ज़िले से निकलती है। इसी तरह ढाढर नदी है, ठीक है, ये पंचमहल ज़िला जो है वहाँ से निकलती है। साबरमती, माही, ये दोनों नदियों के नाम हैं, ये गुजरात से निकलती हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गुजरात की दो प्रमुख नदियों के नाम बताओ, एक है माही और एक है साबरमती, ठीक है। इसके अलावा एक वैतरणी नदी है जो कहाँ से निकलती है, नासिक ज़िला है जो है हमारा, वहाँ से निकलती है। कालिंदी नदी, ये जो बेलगांव ज़िला है वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसी तरह बेदती नदी, ठीक है, ये धारवाड़ से निकलती है, धारवाड़ एक जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। शरावती एक नदी का नाम है, ये जो है कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आ जाएगा, कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी का नाम बताओ, शरावती, ठीक है। और ये जो है शिमोगा ज़िला कर्नाटक में ही है, वहाँ से निकलती है, और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है, किसका, शरावती का, ठीक। इसी तरह गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, एक का नाम है मांडवी और एक का नाम है जुआरी। तो ये भी कई बार आ जाता है, इसलिए आप नोट डाउन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केरल की तटीय रेखा आप जानते हैं, छोटी है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नदियाँ भी बहुत कमी है। वहाँ की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें केरल की, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है ये, और इसका जनरल आंसर है भरतपूजा। भरतपूजा अन्नामलाई पहाड़ी वहाँ पे है केरल में, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और पेरियार नदी है, पेरियार नदी भी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसी तरह केरल की एक और नदी है पाम्बा। पूर्व की ओर बहुत सारी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, छोटी छोटी नदियां। मुख्य जो नदी थे उनकी बात हमने कर ली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन जो पूर्व की ओर कुछ छोटी मोटी नदियां उनकी बात कर ले रहे हैं, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ठीक है, ब्रह्मणी, और वामसाधारा, पेन्नर, पालार, वेगाई, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक हमारे पास है नदी भाव प्रवृत्ति। अब ये नदी भाव प्रवृत्ति का मतलब क्या है, नदी भाव प्रवृत्ति का मतलब होता है एक तरीके से कि एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी भाव प्रवृत्ति कहते हैं। यानी पूरे साल जो नदी का चैनल था, यानी कि नदी में पूरे साल जल का प्रवाह कैसा रहता है, ठीक है, इसको जो हम मापते हैं, ठीक है, ये या जो इसे हम कहते हैं, ये जो पैटर्न होता है पूरा, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, नदी भाव प्रवृत्ति। यानी कि कई बार क्या होता है, एक नदी मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी को जनरली माना जाता है बारहमासी, लेकिन होता क्या है कि कई बार वो जो है किसी महीने में उसमें प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मानसून के महीने में जब मानसून आएगा तो प्रवाह बहुत होगा क्योंकि बारिश होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में वहाँ पे प्रवाह कम होगा, जैसे, ठीक है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह यानी बहुत ही कम जल प्रवाह कब होता है, यानी बहुत कम पानी कब होता है, जनवरी से जून की अवधि के दौरान, बिकॉज उस टाइम पे विंटर होते हैं, ठीक है। इसी तरह अधिकतम प्रवाह कब होता है, अगस्त या सितंबर में, बिकॉज मानसून होता है, जानते हो आप अच्छी तरीके से। इसी तरह प्रायद्वीप की नदियाँ जो होती हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी होता है, जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, जनवरी से जुलाई महीने में जल प्रवाह बहुत कम होता है, लेकिन अगस्त में जल प्रवाह अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये जल नदी प्रवाह प्रवृत्ति क्या है कि मतलब एक साल में जो नदी का मतलब एक तरीके से पानी जो होता है, ठीक है, उसमें कितना पानी होता है, ठीक है, किस महीने पानी ज़्यादा होता है, किस महीने पानी कम होता है, उसी का एक पैटर्न जो होता है उसी को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर जलवायु होगा, उसको कवर कराएंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर भी पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।